अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी चैनल पर आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवान और आज हम लोग जो है इस चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं साइंस वन के कुछ अहम सवाल, कुछ टॉपिक्स, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे जहां बच्चों को जो है डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबक नंबर 1, शकली कशिश। अब इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों। तो ध्यान रखिएगा चीज़ों को, जो भी मैं चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट आप टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए हम लोग जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर में, जो जो आने वाले हैं आ सकते हैं। जैसे भी केपलर के कानून, वैसे तो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में नहीं पूछा, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, इस मरतबा आपको बोर्ड में आ सकता है बच्चों। तो केपलर के हमारे पास इस चैप्टर में 3 कानून है। कितने कानून? 3। तो सबसे पहला जो है वो केपलर का पहला कानून है। अब पहला कानून बताना क्या चाहता है, सबसे पहली बात, ठीक है, आप कैसे याद रखें केपलर का पहला कानून क्या बताता है, दूसरा क्या बताता है, तीसरा क्या है। मेन अगर मुद्दे पे अगर गौर करें आप, तो ये बताता है कि सैयारे का मदार कैसा होता है। ठीक है, उसकी शक्ल कैसी है या उसका शेप कैसा है, बेसिकली ये बताना चाह रहा है। तो आपको जैसे ये डायग्राम आप देखते हैं, ये वाला डायग्राम, ये इसका शेप आप मुझे बताइए कैसा है ये। क्या ये आपको बैधे के जैसा नहीं दिखाई दे रहा, अंडे के जैसा नहीं दिखाई दे रहा? तो बैजवी है, कैसा है ये? बैधवी, बैजवी। समझ आ रही बात? तो ऐसे याद रख सकते हैं हम। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, ये जो रेड आप देख रहे हैं ये सूरज है, और ये जो ए पॉइंट पर आपको दिखाई ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा सैयारा है बच्चों। तो सैयारा सूरज के गिर्द गर्दिश करता है, इस बात को ध्यान रखें, उसके अतराफ में क्या करता है? गर्दिश करता है। ठीक है, तो याद रखिए, आप सेंटेंस कभी गलत लिख देते हैं, आप कभी ऐसा बोल दिया अगर आपने कि सूरज जो है वो सैयारे के गिर्द गर्दिश करता है, तो वहीं कहानी खराब हो गई, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सैयारे सूरज के अतराफ में गर्दिश करते हैं, ना कि सूरज। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। हाँ, जैसे हमारा अर्थ है तो उसके अराउंड, जो प्लैनेट के अराउंड जो गोल घूमता है, तो उसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। इस बात को ध्यान, ये लास्ट चैप्टर में थियरी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो पहला लॉ बहुत आसानी से हो गया। सैयारे का मदार कैसा होता है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं सैयारे का मदार कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? बेज भी होता है, खत्म हो गया, यही कानून है। अब सूरज जो है हमारे पास कितना? एक ही है। ठीक है, तो सूरज इस मदार का एक नुक्ते मास का, इसका क्या मतलब होता है? वैसे इंग्लिश में इसको इस तरीके से बोला जाता है कि विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो वन ऑफ द फोकाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी एलिप्स शेप में 2 फोकस पॉइंट होते हैं बच्चों। एक इधर पे फोकस पॉइंट होता है, ठीक है, और एक ये। तो अब सूरज हमारे पास एक ही है ना, तो दोनों फोकस में से किसी एक पर कौन होगा? सूरज होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो पहला कानून बहुत आसानी से हो गया। सैयारे का मदार कैसा होता है बच्चों? बेजवी होता है, और 2 नुक्ते मास का होता है हमारे पास। तो सूरज किसी एक नुक्ते मास का पर होता है। ठीक है, तो सूरज इस मदार का एक नुक्ते मास का। ऐसा बोलने की जरूरत है एक नुक्ते मास का, क्योंकि 2 नुक्ते मास का होता है, तो उस किसी एक पर कौन होगा? सूरज होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, तो ये बच्चों पहला हो गया डन। ठीक, केपलर का दूसरा कानून करते हैं। अब दूसरा कानून हमको क्या बता रहा है? बहुत ही सिंपल चीज बताता है बच्चों। आप सिर्फ 2 सिचुएशन समझ लें। अगर आप ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन को समझ लेते हैं, ठीक है, कोई भी 2, मतलब 1 2 को या 1 3 का, ये समझ लीजिए। केपलर का जो दूसरा कानून है बच्चों, केपलर का दूसरा कानून हमको क्या बताता है? ये रकबे के बारे में बताता है। तो रकबे का कानून भी है ये, समझ में आ रहा है? यकसा रकबे का कानून भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, तो अब होता क्या है, इसको समझते हैं। एक हम लोग खत बनाते हैं, खत मतलब एक लाइन। ठीक है, तो लाइन कहाँ से कहाँ ड्रॉ करेंगे? देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये कौन है? सैयारा है, मतलब प्लैनेट है, मान लीजिए हमारी ज़मीन है, अर्थ, और ये सूरज है। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? खत मुस्तकीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खत मुस्तकीम। समझ में आ रहा है? तो किसको जोड़ने वाला? सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम, मतलब इस लाइन की बात करेंगे। ठीक है, तो कभी आपने घर में झाड़ू वगैरह तो लगाया ही होगा, नहीं लगाया? बताओ, सब लगाए। ठीक है, तो झाड़ू कैसे लगाते हैं हम? ऐसे। तो ऐसे समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो
आप लाइन देख रहे हैं, खते मुस्तकीम देख रहे हैं बच्चों, तो जब ये प्लैनेट ए से बी की तरफ जाता है, ये सैयारा ए से बी की जानिब जब सफ़र करता है, तो ये जो लाइन है ये कुछ रकबा तय कर रही है ऐसे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रकबा तय कर रही है, तो ये लाइन जैसे झाड़ू लगा रहा है, तो यहाँ पर टाइम मान लीजिए, टाइम हम मान लेते हैं, मान लीजिए अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो मान लीजिए ये 1 महीने में ऐसा हुआ, 1 मंथ लगा टाइम, कितना लगा बच्चों, ठीक है, 1 मंथ लगा, या 1 महीना आप उर्दू में बोल सकते हैं, समझ में आ रही बात, तो ये टाइम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 1 मंथ, ओके, तो ए से बी मान लीजिए 1 महीने में गया, फिर ये बाद में आगे बढ़ता 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 मान लीजिए ई पॉइंट पर है, अभी कहाँ पर है प्लैनेट, ई पॉइंट पे फॉर एग्जांपल, तो ई से एफ, अब देखो ई ये कहाँ चला गया, एक बात ध्यान रखिएगा आप, ये जब प्लैनेट सूरज के करीब होते हैं सैयारे, तो वो ज़्यादा स्पीड से मूव करता है, ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब ये दूर होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, धीमे हो जाती है, ठीक है, तो 1 महीने में जो इतने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, यहाँ पर 1 महीने में क्या होगा, थोड़ा ही डिस्टेंस, मतलब अगर ये देखोगे तो उसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही कम, तो ये भी कितने महीने में हो रहा है बच्चों, 1 महीने में हो रहा है, कितने में हो रहा है, 1 महीने, टाइम सेम लेकर बात करनी है। आप बोले सर 1 महीना टाइम कैसे हो गया, भाई 1 दिन बोलते हैं तो टाइम ही तो बोलते हैं, तो 1 महीना 1 साल ये क्या टाइम है, ठीक है, टाइम है बच्चों, तो ई से एफ मान लीजिए कितना, 1 महीने में इतना ट्रैवल करता है, अब मैंने 1 महीना ऐसे ही जनरली ले लिया, आप 10 दिन ले सकते हैं, ठीक है, कितना भी टाइम आप ले सकते हैं, समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा लोगे तो थोड़ा सा दिखाई देगा। अब ई से एफ ये भी 1 महीने में तय किया, अब यहाँ पर जो ये खते मुस्तकीम है सूरज से, ये वाला ये थोड़ा सा बड़ा है इससे, है ना, इसके कंपैरिजन में, यहाँ ए टू बी वाले में जैसे सूरज से, सन से आपने प्लैनेट की तरफ लाइन जो खींचा था, वो यहाँ पर क्या है, आपकी मतलब बड़ा है, तो 1 महीने में इस लाइन ने भी तो झाड़ू लगाई ऐसे करके, ठीक है, इस लाइन ने भी ऐसे क्या किया, झाड़ू लगाया, तो जब झाड़ू लगाया इसने, तो इसने भी कुछ एरिया कवर किया, कुछ रकबा तय किया बच्चों, ठीक है, अब ये रकबा और ये रकबा, आप मुझे बताएं, क्या क्या ये आपको बराबर लग रहा है, जल्दी से बताएं, क्या आपको ये बराबर लग रहा है, लग रहा है, ठीक है, अब किस बच्चों को नहीं लग रहा होगा तो उसके लिए लॉजिक समझिए बच्चों, ये छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन मोटा है, तो ये एरिया क्या है बच्चों, छोटा, छोटा तो है, ठीक है, लेकिन मोटा है, समझ में आ रही बात, लेकिन क्या है, मोटा, और ये वाला जो एरिया है बच्चों, ये वाला कैसा है, लंबा है, ठीक है, लंबा तो दिखाई दे रहा है आपको, लंबा, लेकिन क्या बोलोगे, लेकिन कैसा है बच्चों, पतला है, बोलो समझ आ गया कि नहीं समझा, लेकिन दोनों बराबर बराबर ही होंगे, तो अगर वक्फा यानी टाइम, वक्फा क्या होता है बच्चों, टाइम होता है, वक्फा वक्त, ठीक है, तो यकसा वक्फा वक्त में मतलब सेम टाइम में ये जो लाइन है खते मुस्तकीम है, ये कुछ रकबा तय करेगी, तो ये रकबा हमेशा क्या होगा बच्चों, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा, कि यही है केपलर का दूसरा कानून, तो केपलर का दूसरा कानून हमको रकबे की बारे में बात करता है, यकसा रकबे की बात करता है, यकसा वक्त में यकसा रकबा तय करता है, कौन, वो लाइन, वो खते मुस्तकीम जो सूरज और सैयारे को जोड़े, ठीक है, तो सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला, सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खते मुस्तकीम यकसा वक्फे वक्त में यकसा इलाका तय करता है, समझ में आ रही बात, यस स्टूडेंट्स, क्लियर है बात, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, चलो आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, कुछ रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, इसमें कुछ अभी इतनी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, हो गया इतना, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या होगी बच्चों, नेक्स्ट है केपलर्स का तीसरा कानून, अब केपलर का तीसरा कानून एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको आपको लफ्ज़ों में बोलना है, ठीक है, अगर आप लफ्ज़ों में कह ना सकें तो बात अलग है भाई, तो आप अगर ये मैथमेटिकल इक्वेशन को जो आपको एक मसावत दी गई है, इस इक्वेशन को अगर आप लफ्ज़ों में बोल सकते हैं तो आप केपलर का तीसरा कानून बोल सकते हैं, समझ में आ रही बात, तो इसको लफ्ज़ों में बोलना है सिर्फ, तो हम समझ लेते हैं टी कौन है और आर कौन है, अगर ये समझ लेते हैं और प्रोपोर्शनलिटी समझ लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से
केपलर का तीसरा कानून लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। हर एक कानून का ना कोई मतलब है, अगर मतलब समझे बगैर अगर आप उसको याद करते हैं तो बच्चों कभी लॉन्ग टर्म तक आप याद नहीं कर पाओगे उसको। ठीक है, हर एक की कुछ ना कुछ ट्रिक होती है। ऐसा बिना ट्रिक के कोई अगर आप याद करोगे तो बच्चों याद नहीं रहेगा लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर टी क्या है और आर क्या है, इस बात को समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा मैं पुराने वाले डायग्राम में जाता हूँ। ठीक है, इस डायग्राम में अगर आप गौर से देखें बच्चों, तो जब कोई सैयारा सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाता है, कितना चक्कर, एक चक्कर लगाता है, तो जो टाइम लगेगा उसको, जैसे हमारी जमीन की अगर बात करें, जमीन सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 1 साल लगता है। कितना साल लगता है, 1 साल, 1 ईयर। तो वो हमारे जमीन का टाइम पीरियड है, यानी कैपिटल टी है। इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं बच्चों। एक चक्कर लगाने के लिए दरकार वक्त, सैयारे का सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने का के लिए दरकार वक्त। समझ आया क्या बोलते हैं? कोई दूसरा प्लेनेट है, उसको मान लीजिए एक चक्कर लगाने के लिए जो है वो 2 साल लगता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, उसका टाइम पीरियड हो जाएगा जितना भी। ठीक है, आप मान लीजिए सुपरमैन है, आप सूरज के गिर्द जो है वो एक दिन में चक्कर लगा के आ जाते हैं, बराबर, तो एक दिन क्या हो जाएगा आपका, समझ आ रहा है, 24 घंटा क्या हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से, तो ये याद रखें, कैपिटल टी क्या है, एक चक्कर लगाने के लिए दरकार वक्त, एक चक्कर लगाने के लिए दरकार वक्त, किसी का भी, जरूरी नहीं सैयारे का या किसी और का, एक चक्कर लगाने के लिए जो दरकार वक्त होता है वो टी होता है। फिलहाल हम लोग जो है बात कर रहे हैं सैयारे की, तो सैयारे का सूरज के अतराफ एक चक्कर लगाने के लिए दरकार वक्त को क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। ये समझ में आ गया? अब आर कौन है बच्चों? आर देखो, ये डिस्टेंस है, ये फासला है। ठीक है, कौन सा फासला, सूरज और सैयारे के दरमियान फासला। समझ आ रहा है? आप बोलेंगे सर ये वाला कैसे ले लिया, ये वाला भी तो है, ये वाला भी है, ये वाला भी, हाँ बराबर बोल रहे हैं बच्चों, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ कम है और इस तरफ जाएंगे तो इधर पे क्या है, ये आर की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। इसलिए हम ये वाला आर नहीं लेंगे, हम सारे जो डिस्टेंस होंगे उनका औसत बात करेंगे। क्या बात करेंगे, औसत बात करेंगे। तो आर क्या है, औसत फासला है, किसके बीच का, सूरज सैयारे का सूरज से या सूरज का सैयारे से, कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा लिमिट नहीं है हमारे पास। समझ में आ रहा है बात? तो सूरज और सैयारे के दरमियान जो फासला है उसका औसत हम आर मान रहे हैं, इस बात को समझिए। तो हमको आर भी समझ में आ गया कौन है ये। ठीक है, ये कौन है, सूरज के गिर्द सैयारे के गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त, एक चक्कर लगाने के लिए दरकार वक्त। ठीक है, और आर कौन है, ये औसत फासला है। ठीक है, अब जो वक्त है उसका क्या है बच्चों, मुरब्बा है। स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग उर्दू में, मुरब्बा बोलते हैं। और जो औसत फासला है उसका क्या है, मकब है। ये बात समझ में आ गई? क्यूब को क्या बोलते हैं, मकब बोलते हैं। तो आपको सारे टर्म्स यहाँ पर मिलेंगे बच्चों। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, तो इसको रास्त तनासुब बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, रास्त तनासुब या मुस्तकीम तनासुब। कब बोलेंगे रास्त तनासुब, जब ये आगे वाला जो टर्म है, जैसे आर क्यूब है, ये ऊपर ही है, मतलब अगर ये ऐसे होता 1/r³ होता तो हम लोग रास्त तनासुब नहीं, तब बोलते हैं माकूस तनासुब। ये हो सकता है आपने अलजेब्रा वगैरह में पढ़ा हो। तो 1/r³ बोलेंगे तो ये माकूस तनासुब में इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमको कह रहा है, सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त। ये इतना बड़ा सेंटेंस किसके लिए बोला भाई, दरकार वक्त यानी टी के लिए बोला। ठीक है, दरकार वक्त का क्या है बच्चों, मुरब्बा है, यानी उसका स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये आर के लिए बात करते हैं। इस सैयारे का, यानी वो जो सैयारा भी बताया था मैंने आपको, प्लेनेट का सूरज से औसत फासले, है ना, तो औसत ये फासला, ये किसके लिए बात किया बच्चों, आर के लिए बात किया। अब आर के ऊपर क्या है, मकब है, तो के मकब, फासला यानी आर, के मकब, उसका मकब हो गया के। तो इनका बीच में रिलेशन क्या है बच्चों, रास्त तनासुब है। कौन सा तनासुब है, रास्त तनासुब में होता है। ये हो गया केपलर्स का तीसरा कानून। अब बोलेंगे सर ये आया कैसे, तो भाई डेरिवेशन है इसका, ये आगे चल के आप हायर क्लास में सीखेंगे। तो अभी हमको ये फॉर्मूला डिराइव नहीं करना कि आया कैसे। समझ आ रही बात? ओके, तो आपको सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है और इसको लफ्जों में कह देना है बच्चों। ठीक है, लफ्जों में कह दोगे, एग्जाम में लिख दोगे, तो यहाँ पर इसमें मार्क्स कमा लोगे।
क्लियर है बात? चलो, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। केपलर के तीनों कानून खत्म कर दिए हमने। अब हमारे पास कौन है बच्चों? ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन का जो थियोरेटिकल अभी बता रहा हूँ मैं, अभी न्यूमेरिकल पर आता हूँ। न्यूमेरिकल भी अच्छे अच्छे मतलब जो इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसमें बहुत सारे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स वाले भी हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल पूछने के बहुत ही कम चांस है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आ सकता है, तो मैं जो आ सकता है उन्हीं पर डिस्कशन कर रहा हूँ, और जो बोर्ड में पूछा भी था जब ये पहला तुम्हारा न्यू सिलेबस का पेपर हुआ। न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून, बेसिकली न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ भी शॉर्ट में बोल सकते हैं आप। तो न्यूटन का जो कानून है बच्चों, पहली बात तो ये जरूरी नहीं है कि जमीन और कोई जिस्म के बीच में हो, कोई भी दो जिस्म। क्या बोला मैंने? न्यूटन का जो कायनाती कानून है, देखो यहाँ पर कायनाती है ना, न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून, कशिश करने का जो कायनाती कानून है बच्चों, वो जरूरी नहीं है सिर्फ जमीन और किसी जिस्म के बीच में हो, ये कोई भी दो जिस्म हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, कोई भी दो चीजें हो, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि अगर जिस्म छोटे छोटे हैं, उनका मास अगर कम है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में होता है वो इतना कम होता है कि वो दोनों ऐसे चिपकते हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो होता है। चलो खैर ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद करना है बच्चों। कौन सा फॉर्मूला याद करना है आपने को? ये फॉर्मूला आप याद करिए बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को याद कीजिए, करेंगे? चलो इस फॉर्मूले को याद कीजिए, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर बोल दो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको डी स्क्वायर, वैसे आगे चल के आप इसको आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद करिए बच्चों, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद कीजिए, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इस फॉर्मूले को याद कीजिए बच्चों। तो फॉर्मूला है, मेरे साथ याद करिए बच्चे, F, मेरे साथ याद करेंगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमको न्यूटन ने दिया था बच्चों, ठीक है। तो न्यूटन क्या बोलता था कि अगर दो जिस्म है हमारे पास, ठीक है, यहाँ बात करते हैं हम लोग, तो इस फॉर्मूले को देखेंगे और उधर पे बात करेंगे। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। तो हमारे पास दो जिस्म है, एक कोई m1 मास वाला, ये कमियत है इसकी, ठीक है। m1 को क्या बोलते हैं बच्चों? मास को हम लोग क्या बोलते हैं उर्दू में? कमियत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तो ये कमियत पहली बॉडी की है, पहले जिस्म की, और ये वाला कमियत किसका है? दूसरी बॉडी। समझ में आ रही बात? तो कमियत बोलते हैं मास को, जो m1 कौन है? पहली जिस्म का कमियत। और एक चीज, ये जो फोर्स होता है किसी अकेले का नहीं होता है, इसको सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। फिजिक्स की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। तो जो अकेले का ना हो, दो के बीच में एक्ट करेगा, ये हमेशा ये दो बॉडी के बीच में ही होगा, इसलिए भी बोला जाता है सेंट्रल फोर्स, और अकेले का नहीं होगा, ठीक है। तो अब इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो बीच में एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ फोर्स से, ठीक है, ये भी उतने से ही करेगा और ये भी उतने से ही करेगा, दोनों सेंट्रल फोर्स से। क्यों? तो न्यूटन ने हमको क्या बताया बच्चों रिलेशन, कि ये जो फोर्स है, ये पहली जिस्म यानी दो जिस्म के बीच में जो फोर्स है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने मास की वजह से, तो ये इसके मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, यानी रास तनासुब में। इसका मतलब कि अगर ये मास आप बढ़ाते चले जाओगे, मतलब 10 किलो का है, मान लीजिए 20 किलो कर देते हैं, ठीक है, तो आपका फोर्स भी बढ़ जाएगा, ये फोर्स भी बीच में जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरे वाले का मास भी अगर आप बढ़ा देते हैं, तब भी फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब इनमें रिलेशन क्या आया बच्चों? डायरेक्ट रिलेशन आया, रास्त तनासुब आया। क्या आया? रास्त तनासुब। मास जितना बढ़ता चला जाएगा, फोर्स उतना ही बढ़ता चला जाएगा, मतलब अट्रैक्शन जो कशिश है वो उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए ये m1 और m2 आपको ऊपर दिखाई दे रहे फॉर्मूले में, इस बात को समझे। मतलब मैं ऐसे बताता हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, ठीक है। तो क्योंकि इंडिविजुअली जब मैं लिखूंगा तो m1 फिर m2 फिर दोनों को कंबाइन करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं आता दोनों, ठीक है। अब उसके बाद आप मुझे बताओ खुद ही, जब दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसको दूर लेते चले जाए, मतलब दूर लेकर जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको दूर लेकर जाता हूँ, डिस्टेंस क्या होता चला जाएगा बच्चों? डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो फोर्स है, क्या ये फोर्स कम होगा या बढ़ेगा? भाई दूर जा रहे हैं दोनों, दो लोग एक दूसरे को खींच रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, अगर इसको दूरियां बढ़ा दिया,
ठीक है, तो इनके बीच का जो प्यार है वो क्या हो जाएगा भाई, कम होने लगेगा। समझ आ रहा है, दोनों एक दूसरे को जिससे खींच रहे थे, जिस कशिश से, वो कम होती चली जाएगी, यानी फोर्स क्या होता चलेगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको डी कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, नीचे दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे। तो एफ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होता है। अब ये जो सिर्फ डी के नहीं होता, तो डी का स्क्वायर भी होता है। ये जो फंडा है ये कहाँ से आया, इसको बोलते हैं बच्चों इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों, इनवर्स, ठीक है, स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो फासले के माकूस, मुरब्बे के माकूस तनासुब में, समझ में आ रहा है, फासले के मुरब्बे के माकूस। डी कौन है, फासला है, ठीक है, उसका स्क्वायर है और इनवर्स भी है माकूस तनासुब में। तो ये एक लॉ होता है बेसिकली, जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी करता है, आगे चल के आप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो भी इसको फॉलो करता है। तो ये रिलेशन आ गया। तो जब ये दोनों को कंबाइन करते हैं बच्चों, इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं, तो एफ आपका प्रोपोर्शनल, देखो यहाँ पर दोनों में सेम क्या है, एफ प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। जब इसको कंबाइन कर देंगे हम लोग, तो m1 m2 ऊपर था और डी स्क्वायर किधर था, नीचे। आप बोलेंगे सर 1 कहाँ गया, तो इंटू 1 कर, तो वही आएगा, ये आ गया। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं बच्चों, तो जब भी ये साइन हटता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो इक्वल आता है और कुछ कांस्टेंट आता है। कौन आता है, इक्वल और एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ पर न्यूटन ने कैपिटल जी लिया और जिसको नाम दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसको उर्दू में क्या बोलेंगे, कायनाती मुस्तकिल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कायनाती शकली मुस्तकिल। समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। तो ये कैपिटल जी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों। कैपिटल जी के बारे में एक चीज बताऊं, इसकी वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है विद यूनिट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसको आपको वैल्यू ऐसे ही याद करना है बच्चों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, ठीक है। तो कैपिटल जी याद करेंगे बच्चों। कैपिटल जी क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको मेरे साथ दोहराएंगे बच्चों। 6, देखो ये आप इंग्लिश में याद करेंगे, भले आप उर्दू मीडियम के बच्चे तो क्या हुआ, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम से कम थोड़ी है, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में याद करें, क्योंकि उसको याद करना ज़्यादा आसान है इंग्लिश में। आप चाहें तो उर्दू में इसको पढ़ना चाहें, आपको बुरा लग रहा होगा कि नहीं सर उर्दू में क्यों नहीं पढ़ रहा, थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है बोलने में। देखो 6.67 ज़रब 10 की कुवत नफी 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझे, ये तो इंग्लिश में ही टर्म हो गया ना, डिवाइड बाय बटे, ठीक है, केजी का मुरब्बा, न्यूटन मीटर का मुरब्बा बटे, तो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो हम इंग्लिश में याद करेंगे ना, क्या दिक्कत है हमको। 6.67 मल्टीप्लाई को बोलते हैं इनटू, शॉर्ट में इनटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एनएम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, बटे नहीं बोलेंगे, पर केजी स्क्वायर। इस तरीके से नंबर याद कर लो विद यूनिट, क्योंकि यूनिट काम आ सकता है आपको बच्चों ऑब्जेक्टिव्स में। कहाँ काम आ सकता है, ठीक है, आपके जो फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन होते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी आपके रहेंगे, उसमें काम आएगा बच्चों, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब मैं प्रीवियसली जाता हूँ, जरा यहाँ पर बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए, इस फॉर्मूला है, इसको भी लफ्जों में बोलना है बस। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, इसका जो मेन लॉ है यहाँ से शुरू होता है आपका, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है जो आपको इस फॉर्मूले को बोलना है लफ्जों में। तो कुव्वत यानी ये एफ, ठीक है, एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के, कमियत मतलब कौन हो गया, m1 एंड m2। तो कमियतों बोला है ना यहाँ पर, तो m1 और m2, इन दोनों के हासिल ज़र्ब, यानी दोनों के बीच में क्या है बच्चों, ज़र्ब है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब बीच में क्या है, ज़र्ब के तनासुब में। अब रास तनासुब में बोलते ज़्यादा अच्छा होता है, कि तनासुब में तो डायरेक्टली ऊपर है में, और उनके दरमियान फासले, यानी आपने अभी डायग्राम देखा था, ये प्रीवियसली दिखा देता हूँ यहाँ पर, इन दोनों के बीच में दरमियान फासला कौन है, डी है। तो डी के, ठीक है, मुरब्बे के, तो डी के ऊपर क्या है बच्चों, स्क्वायर है, तो मुरब्बा, मुरब्बे के माकूस, माकूस यानी अपॉन में ना, बटे में, माकूस यानी उल्टा, तो नीचे, ठीक है। तो माकूस तनासुब में यहाँ आप लिख सकते हैं रास्त लिख सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट तनासुब में बोला तब भी समझ में आ जाता है, और लेकिन उल्टे के लिए माकूस बोलना पड़ेगा बच्चों,
एक बार रास्ट के लिए आपने डायरेक्ट बोल दिया तनासुब में, तो मतलब डायरेक्ट ही माना जाएगा उसको, ठीक है, मतलब ऊपर है वो। और नीचे वाला बताना है तो मुझे माकूस लफ्ज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो माकूस तनासुब में होता है। समझ गए? अब ये ऊपर की लाइन सर क्या कहना चाह रही है, चलो बात कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको ही बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, न्यूटन के कशिश शक्ल, ये शक्ल नहीं है, शक्ल है, इसको आप दुरुस्त कर लेना, टेक्स्ट बुक से ही पढ़िएगा इसको, कि कायनाती कानून के मुताबिक कायनात का हर एक जिस्म हर दूसरे जिस्म को मुकर्ररा कुव्वत से कशिश करता रहता है। मतलब मैंने बोला ना, जैसे एक जिस्म दूसरे, कोई भी हो पूरे कायनात में, ठीक है, पूरे कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को क्या करता है, एक मखसूस एक मुकर्ररा कुव्वत से क्या करता है, कशिश करता रहता है। अब ये कुव्वत, जो कुव्वत आप बात कर रहे हैं, वो जो बीच में होगी, फिर उसका फॉर्मूला बताया। तो ये कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़र्ब के राज तनासुब में और उनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। तो इस फॉर्मूले को अगर समझ के आप ये सेंटेंस पढ़ते हैं बच्चों, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अंडरस्टूड? चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पर हरकत की मसावातें, ठीक है, इतने 3 कानून एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों, एकदम बढ़िया से, ठीक है। इसको तीनों डेफिनेशन को लगा डाला, लाइव झिंगा लाला, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब मैं आपको ये 3 मसावातें भी बता रहा हूँ, वो 3 मतलब लॉ जो है उसको याद कर लीजिए बच्चों, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तीनों केपलर के लॉ, उसके बाद मैंने चौथा एक न्यूटन का लॉ बताया, वो वाला भी एकदम अच्छे से बढ़िया से याद कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में से याद करिए, कोई दिक्कत नहीं। हरकत की मसावातें, अब हमारे पास ना 3 मसावातें हैं बच्चों, और ये 3 मसावातों पर आपको 90% चांस है, ठीक है, कि आपको न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये मसावातें आती हैं, इसका शॉर्टकट नहीं बनाने आता है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको मेन इक्वेशन याद है, मैं बता रहा हूँ, इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल हम लोग कर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक मसावात है, बराबर, ये वाली एक मसावत आप देख रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो मेरे साथ याद करो पहले, चलो। हरकत की मसावतें, पहली बात तो इन तीनों मसावत को क्या बोलते हैं बच्चों, हरकत की मसावतें, ठीक है। अब हरकत की मसावतें हमारे पास 3 हैं। पहली वाली हम याद करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। धीरे धीरे मेरे साथ, धीमे धीमे, उसके बाद फास्ट करिएगा इसको। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो बच्चों मेरे साथ जल्दी से फटाफट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया बच्चों, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। रिपीट करें, कमेंट में लिखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसी के साथ सेकेंड इक्वेशन देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंड एस से शुरू होगा, सेकेंड एस से शुरू होगा। तो सेकेंड इक्वेशन जो है, एस इज इक्वल टू वॉट, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या बोलेंगे बच्चों, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन मेरे ख्याल से आपने याद कर लिया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? ओके, पहले धीमे धीमे धीरे धीरे जाइए। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, इस 1/2 को हाफ पढ़ा जाएगा, ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रिपीट करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद थर्ड जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो है बच्चों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर वाली है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये मसावातें आपने 9th में डिराइव भी करी हैं, लेकिन अभी 9th तो आपका कोरोना में चला गया, बराबर है। 10वीं भी लगभग जाने वाला था एंड मोमेंट पे, चलो बोर्ड तो ले रहे हैं हम लोग। खैर, तो ये इक्वेशन 9th से ही आई है, वहीं से डिराइव की गई है, ठीक है। बस आपको अब डायरेक्ट याद रखना है इसको, कहाँ से आया ये करने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है बच्चों? चलो इसी के साथ हम लोग बात करते हैं कुछ साइन कन्वेंशन, जिसको हम लोग मुरवजा अलामतें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मतलब उनकी अलामतें क्या होंगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो मैं आपके सामने क्या करता हूँ, मैं आपके सामने जो है ना, सबसे पहले तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थोड़ा सा रखता हूँ, ठीक है, फिर उस पर फिर यहाँ पर पॉइंट पे बात करूंगा।
अच्छा, इससे पहले एक काम और कर लेते हैं। इसमें कौन क्या है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अभी बच्चों को पता ही नहीं कि वी कौन है, यू कौन है, ए कौन है, टी कौन है ना, और एस कौन है। ये इतनी चीज पता कर लेते तो बाकी तो सब रिपीट ही हो रही है। तो चलो इस पे बात कर लेते हैं बच्चों। वी क्या है, वी। अब ये जो है ना, आपको एक और चैप्टर में कंफ्यूज करेगा। कौन से वाले चैप्टर में, वी और यू? लेंस वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, अदसे वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, तब इसमें वी और यू में कंफ्यूजन होगा। इस बात को ध्यान रखिए। पहले चैप्टर में वी और यू अलग चीजें हैं, वहां पर अलग चीजें बात करेंगे। खैर, तो वी हमारे पास कौन है बच्चों? वी है इंतहाई रफ्तार। क्या बोलेंगे बच्चों? ठीक है, इंतहाई रफ्तार। समझ में आ रहा है? अब यू कौन है? यू होता है बच्चों इब्तदाई रफ्तार, यानी शुरुआत में इब्तदाई रफ्तार। ठीक है, इस बात को समझिए। ए कौन है हमारे पास? ए कौन है यहाँ पर? ए हमारे पास है शकली असरा। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, ए सिर्फ असरा कहलाएगा अभी, शकली असरा बाद में आएगा। सॉरी, असरा बोलेंगे इसको। और टी यहाँ पर कौन है हमारे पास? टी वक्त है। इस बात को समझिए। तो हम बात करेंगे, अगर यू की बात करें तो इब्तदाई रफ्तार यानी शुरुआत में। जैसे आप मान लीजिए, आप जो है वो स्कूल के लिए अभी भागना शुरू कर रहे हैं, आपको लेट हो गया, आप भागना शुरू करते हैं। तो जब भागना शुरू कर रहे होंगे, अभी भागा नहीं है आपने, तो अब भागना शुरू करें तो शुरुआत में आपकी रफ्तार कितनी है? अभी अभी 0 है। फिर आप धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो 2 मिनट के बाद आपकी कुछ रफ्तार होगी। मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकंड में आप 1 मीटर तय कर रहे हैं, एक जंप कर रहे हैं 1 सेकंड में। ओके, तो हाँ, आपकी जो इंतहाई रफ्तार होगी, वी जो होगी, वो क्या होगी? 1 होगी। शुरुआत में क्या होगी? 0 होगी। अच्छा, लेकिन हमको जो काम है वो क्या है, इस बात को समझिए। अब मान लीजिए आपने ये स्पीड जो है वो कितने देर में 0 से 1 पर गए? ठीक है, 1 सेकंड में गए। कितने देर में गए? 1 सेकंड में। ठीक है, तो मैं आपको असरा का फॉर्मूला बताता हूँ, इसी से बनाया हुआ है असरा का फॉर्मूला। ठीक है, देखो v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? u प्लस ए टी होता है। तो u को पहले वहां भेज दो, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी। टी मल्टीप्लाई कर रहा है, जरब करेगा, इधर आके डिवाइड करेगा। तो a इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू बाय टी होता है। तो असरा मैं समझा रहा हूँ आपको बेसिकली क्या होता है। असरा रफ्तार, रफ्तार कितने रेट से या कितनी शरह से बदल रही है। ठीक है, तो आपकी इंतहाई रफ्तार कितनी थी? 1 थी। इब्तदाई कितनी थी? 0 थी। और टाइम मान लीजिए 1 सेकंड में। तो ये कितना? 1 - 0, 1/1, मतलब 1 हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो मैं यूनिट के भी बात कर लेता हूँ। हाँ, तो आपको मैंने यहाँ पर टर्म्स बता दिए कौन क्या क्या है। अच्छा, एस बच गया अभी। ठीक है, एस हम लोग बोलते हैं हटाओ। क्या बोलते हैं बच्चों? ठीक है, किसी को हटाओ नहीं, हटाओ मतलब एक जगह से कोई जिसम दूसरी जगह गया, तो वो कितना फासला है बीच में। समझ आ रहा है? कितना डिस्प्लेस हुआ, वो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और उर्दू में हम लोग उसको हटाओ बोलेंगे। अपनी जगह से वो कितना हटा, तो हटाओ। समझ में आ रही बात? तो एक काम करते हैं। ठीक है, एक न्यू पेज लेता हूँ बच्चों। मैं एक न्यू पेज लेता हूँ। ठीक है, एक न्यू पेज लिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी क्या है, यू क्या है, इस बारे में लिख देता हूँ। ठीक है, और उसकी इकाई भी लिख देता हूँ। वी यू ए, फिर बाद में टी और एस के बारे में भी लिख देता हूँ। ठीक है, और उसकी इकाई भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग याद रखें इसको। तो यू क्या है बच्चों? इब्तदाई रफ्तार, इसको याद रखिएगा, इब्तदाई रफ्तार। ठीक है, और वी क्या है बच्चों? इंतहाई। ठीक है, इंतहाई रफ्तार, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद ए कौन है बच्चों? ए तो हमारा क्या है? असरा है। और टी क्या है? वक्त है। और एस क्या है बच्चों? हटाव है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। और इसकी इकाई अगर बात करें बच्चों, इकाई बात करें तो मीटर पर सेकंड। रफ्तार की इकाई मीटर पर सेकंड। ये भी रफ्तार है तो मीटर पर सेकंड। असरे की इकाई क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, असरे की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वक्त की इकाई वक्त काय में मेजर किया जाएगा। अगर आप एसआई निज़ाम में इसकी इकाई पूछेंगे बच्चों, वैसे तो वक्त में आप मिनट में, आवर्स में भी बात करते हैं, डे में बात करते हैं, ईयर में, मंथ में। समझ आ रहा है? लेकिन जो एसआई इसकी इकाई है, एसआई यूनिट,
वो सिर्फ सेकंड है बच्चों। क्या है? सेकंड। याद रखिएगा, मैं पूरा लिख रहा हूँ ऐसे, वैसे स्मॉल एस लिखा जाता है। और हटाओ, बेसिकली आपको अगर मेजर करना है कोई चीज अपनी जगह से कितना हटी, तो आप मेजर करोगे ना, लेंथ मेजर करोगे, तो हटाओ जो है वो मीटर में मेजर किया जाएगा। काय में मेजर किया जाएगा? मीटर। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दी। ठीक, ओके बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर चीजें हो गई ये सब। अब आप बोलेंगे सर सवाल में हम कौन सी मसावत इस्तेमाल करेंगे, 1, 2 या 3? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये डेटा में छुपा होता है, यानी आपको सवाल में क्या क्या मालूमात दी गई है, उस मालूमात पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कौन सा आप लिख कर देखेंगे और डिसाइड करेंगे खुद ही कि हमको क्या यूज करना चाहिए। क्लियर बात? ओके। अब इधर क्या करता हूँ सुनो, यहाँ पर मैं साइन कन्वेंशन एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक और नया पेज लेकर मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो सबने किया ही है बच्चों। ये आपका कौन कौन हो गया बच्चों? ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये क्या है? वाई एक्सिस। तो आप बेसिकली इस चैप्टर में हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं पढ़ने वाले, उफक पे ऐसे बात नहीं करने वाले, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से वहां जा रहा है ऐसे। फ्री फॉल पढ़ने वाले हैं, मतलब वर्टिकल मोशन ही रहने वाला है। कैसा? वर्टिकल मतलब उमूदी। कैसा बच्चों? उमूदी हरकत पढ़ने वाले, मतलब या तो कोई जिस्म नीचे से ऊपर जा रहा है या तो ऊपर से नीचे जा रहा है। तो ये फ्री फॉल में आता है। कहाँ आता है? फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या है? अगर आप किसी जिस्म को क्या करते हैं बच्चों, किसी जिस्म को ऊपर से छोड़ते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं, अगर समझ में आ रही बात, या अगर मुझे नीचे से ऊपर फेंकना है तो भाई फेंकना पड़ेगा। तो ये फेंकना और छोड़ना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से ऊपर से अगर फेंकूंगा ना तो वो फ्री फॉल में नहीं आएगा। नीचे से ऊपर फेंकना है तो फेंकना बोलना पड़ेगा आपको, नीचे से ऊपर छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप खुद सोचो, अगर मैं, मुझे ऊपर फेंकना है इसको, ठीक है, ऊपर पहुंचाना है, तो मैं इसको फेंकना पड़ेगा ना। अगर छोड़ दूंगा तो ये तो नीचे जाएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा। समझ आ रही? और ऊपर से अगर फॉल करवाना है, गिराना है, तो आप सिर्फ छोड़ दोगे, अपने आप नीचे आ जाएगा। समझ रहे? तो ऊपर से फेंका नहीं जाएगा। तो यहाँ पर दो सिचुएशन होने वाली है, बात करता हूँ। तो एक्स एक्सिस में इस तरफ क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है, मजबूत होता है, और इस तरफ क्या होता है? नेगेटिव होता है, मनफी होता है। तो मजबूत मनफी आपको पता ही है। वाई एक्सिस में ऊपर क्या होता है? मजबूत, और नीचे क्या होता है बच्चों? मनफी। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, पॉजिटिव को प्लस वीई, नेगेटिव को माइनस वीई। आप चाहें तो मजबूत मनफी लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मजबूत लिखो, मजबूत, और नीचे मनफी, ऐसा होता है। इसी हिसाब से हम क्या नाम है, उसकी साइन को लेने वाले हैं, उसकी निशानी मजबूत रहेगी या मनफी रहेगी। अब मान लीजिए कोई जिस्म है, ठीक है, कोई जिस्म है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है बच्चों? ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ वाई एक्सिस क्या होता है? मजबूत होता है। तो अब देखो मैं क्या क्या चीजें मजबूत लेने वाला हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन में आपको क्या सीखना है? वी इसका मजबूत होगा, यू मजबूत होगा, एस मजबूत होगा, ये तीनों पॉजिटिव होंगे। ये तीनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अगर कोई जिस्म नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे, तो ये एरो मैच कीजिए, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ मैच होगा ना, मनफी वाई महवर, बराबर ना, उसके साथ मैच होगा। तो ये तीनों वी, यू और एस, ये तीनों भी मनफी लिए जाएंगे, नेगेटिव। साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, कब किसको क्या लेना है, मजबूत या मनफी। समझ आ रही बात? क्लियर? ओके। अब उसके बाद ये तो तीनों का हो गया। इसको, इन तीनों की आप बोले सर टाइम को, तो टाइम तो हमेशा मजबूत रहेगा भाई। ठीक है, टाइम कभी नेगेटिव थोड़ी होता है। तो टाइम हमेशा क्या होगा? मजबूत होगा, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, आप कौन बचा? ए बचा, असरा, असरा बचा, ए। तो ए मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक चीज बताओ कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ए को जो है ना, ये हमेशा माइनस जी लेना है, चाहे जिस्म ऊपर जा रहा हो, चाहे जिस्म नीचे आ रहा हो। इस बात को ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में जो है वो उस तरीके से नहीं किया गया, एनसीईआरटी जैसा फॉलो करवाती है हमको। तो ए इज ऑलवेज माइनस जी। ए हमेशा क्या होगा बच्चों? चाहे जिस्म ऊपर जाए, चाहे जिस्म नीचे आए। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन।
तो जो ग्रेविटी है, जो जमीन की शकली कुव्वत है, वो किधर, नीचे की तरफ खींचती है, तो नीचे की तरफ वाई एक्सिस में क्या होता है, नेगेटिव। तो ये ध्यान रखिएगा, ए हमेशा माइनस जी, और जी की वैल्यू हम लोग को वैसे अगर 9.8 दिया है तो हम 9.8 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आपको 10 लेकर बोल रहा है सॉल्व करना है तो आप जी की जगह पर 10 भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 9.8 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर होता है। समझ आ रही बात? चलो बहुत बढ़िया। तो ये रहा हमारा साइन कन्वेंशन, मुरवजा अलामतें। अगर ये आपको समझ आ गया तो आप इसके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वसीम सर आपको भेज देंगे, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। खैर, तो यहाँ पर देखिए, फॉर वर्टिकल लीनियर मोशन साइन कन्वेंशन देखिए बच्चों, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, देखो ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एस वी, मतलब एस मैंने बताया था, यू भी ले लो, उसमें वेलोसिटी दोनों भी आ गया, आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज नेगेटिव, यानी अगर ऊपर की बजाय वो नीचे जा रहे हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, मनफी लेना पड़ेगा, वहां मैं समझा चुका हूं। टाइम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, टाइम हमेशा क्या होगा, मस्बत होगा। कैसा होगा बच्चों, मस्बत होगा, पॉजिटिव यानी मस्बत होता है। एक्सेलरेशन ये हमेशा माइनस जी के बराबर, मैंने बोला ना, ए हमेशा क्या होगा, माइनस जी, वेदर ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन और गोइंग अपवर्ड, मतलब वो चाहे ऑब्जेक्ट जिसम नीचे आ रहा हो चाहे ऊपर जा रहा हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको चीजें समझ आएंगी बच्चों, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और एक चीज मुझे समझाना है, फ्री फॉल वाले में बच्चों एक और चीज हमको मैं समझाता हूँ आपको, कि कुछ चीजें पहले से प्री डिसाइडेड आपको चीजें पता होना चाहिए, यानी कोई जिस्म अगर क्या हो रहा है, ऊपर से गिर रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, कोई जिस्म अगर ऊपर से छोड़ा गया है, ये गिर रहा है, और ये मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ गिरेगा, तो ये बाद में चलते 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 ये बच्चे ये यहाँ आएगा, यहाँ पर गिरेगा, समझ आ रही बात? तो अब जैसे ही आप इसको यहाँ से छोड़ते हैं, तो छोड़ते वक्त इसकी रफ्तार कितनी होगी, अभी जैसे पकड़ के रखा है, अभी छोड़ा तो नीचे इसकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। शुरुआत में कितनी होगी, यहाँ पर 0 होगी बच्चों, यहां पहुंचेगा तो v कुछ होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा, समथिंग होगा, ठीक है, v कुछ होगा, समथिंग, समझ आ रही बात? लेकिन शुरुआत में कितना होगा, फ्री फॉल में आप जब आप गिराते हैं, याद रखिए पूरा दोनों भी फ्री फॉल ही होगा, चाहे नीचे से ऊपर चाहे ऊपर से नीचे, तो आपको पता होना चाहिए यू क्या होगा, 0, इस सवाल में दिया नहीं होगा, ऊपर से छोड़ा है मतलब समझ जाओ यू 0 है, ठीक है। अब इसके बरक्स दूसरा एक और सिचुएशन क्या आता है इसके ऊपर, कि अगर एक जिस्म को आपने क्या किया है बच्चों, नीचे से ऊपर फेंका है, तो जब आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो शुरुआत में आपकी जो रफ्तार होगी, देखो शुरुआत में कौन सी, जब ऑब्जेक्ट अभी जस्ट जाना शुरू हुआ, तो जब आप ऊपर फेंकोगे तो आप शुरुआत में आपकी रफ्तार ज्यादा होगी, यहां पर अब की बार यहां समथिंग है, यहां कुछ होगा, धीरे धीरे आप खुद ही सोच के देखिए, अगर कोई जिस्म को आप ऊपर की तरफ बॉल वगैरह कभी फेंका होगा, धीरे धीरे उसकी रफ्तार क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है, कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर उसकी रफ्तार क्या हो जाती है, 0। तो ये मान लीजिए ऊपर जाते 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 ये किसी पॉइंट पर पहुंचा, और यहाँ पर इसकी रफ्तार क्या हो गई बच्चों, तो ये इब्तदाई है और ये क्या हो गया, इंतहाई, यानी ये v हो गया, ये क्या होगा, 0 होगा, और उसके बाद वो फिर से लौटेगा, फिर से नीचे की तरफ लौटेगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। ऊपर से छोड़ते हैं, ऊपर से छोड़ते हैं तो इब्तदाई रफ्तार 0, और नीचे से जब फेंकते हैं तो इब्तदाई कुछ होगी, लेकिन जाते 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 इंतहाई यानी इंतहा हो गई, समझ में आ रहा है? अब इंतहा मतलब समझ आता है, आखिर में, तो इंतहा में इसकी रफ्तार क्या होगी, 0। ये फंडा अगर आपको पता है बच्चों, तो आप बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। ये दोनों चीजें एकदम अच्छे से याद रखिएगा मेरी, ठीक है। चलो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ मिसालें जो आपकी किताब की हैं, जो इस फ्री फॉल पर आ सकती है, मतलब टेक्स्ट बुक का जरूरी नहीं है कि वैसे उसमें शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, ये पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, अलीफ बे जीम ये पूरा पूरा एक साथ आपको पूछने का चांस बहुत ही कम है, तीनों एक साथ नहीं पूछेगा, कोई एक चीज पूछ लेगा, समझ आ रही बात, शॉर्ट में। तो डेटा किस तरीके से आप एनालाइज करते हैं, चलो उसको देखते हैं। एक 3 kg कमियत के लोहे, यानी ये क्या है, कमियत है, 3 kg क्या है, कमियत है, तो आप इसको लिख देंगे मास है, निशानी क्या लिख देते हैं हम लोग, कमियत की, हम या पूरा लफ्ज लिखा है आप कमियत लिखें।
लोहे की गेंद है, बाप रे बाप, बोले लोहे की गेंद से क्या करेंगे भाई, तो मुंह फोड़ रहा है इससे क्या। ठीक है, अब है तो है लोहे की गेंद 125 मीटर बुलंदी से, तो बुलंदी यानी हाइट, तो ये क्या हो गया मेरा एच हो गया, से नीचे गिरती है। जी की कीमत आपको कितना लेना है बच्चों, 10 लेना है, तो ये कौन हो गया मेरा जी हो गया। फर्ज करके जेल में दी हुई मिकदारों की कमियत मालूम कीजिए। अब मुझे एक चीज बताओ कि लोहे को नीचे से ऊपर फेंका गया या ऊपर से नीचे, तो यहाँ बोल रहा है नीचे गिरती है, यानी ऊपर से 125 से ये नीचे गिरने वाली, तो सिचुएशन क्या है भाई, ये रहा आपका फ्लोर, समझ आ रहा है, और ये हाइट कितनी है बच्चों, ये हाइट है 125 बुलंदी, 125 मीटर बुलंदी पर, और ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, समझ आ रही बात। तो यानी आपको समझ गया यू जीरो है, टेंशन ही नहीं, यू जीरो हो गया। जमीन तक पहुंचने के लिए दरकार वक्त, यानी अपने को टी निकालना है, ऊपर से नीचे गिरेगा तो टाइम निकालना है, जमीन पर पहुंचने तो टी निकालना है, जमीन पर पहुंचते वक्त की रफ्तार, यानी जब ये यहाँ पहुंचेगा तो टकराने के जस्ट पहले इसकी रफ्तार कितनी होगी बच्चों, वो इब्तदाई होगी, इंतहाई होगी, इब्तदाई तो जीरो है, तो इंतहाई कितनी होगी ये अपने लिए सवाल है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद जीम की बात करें, निस्फ कुव्वत के बाद इसकी बुलंदी, निस्फ वक्त के बाद, सॉरी, तो जब ये आधा रास्ता तय करेगा, सॉरी निस्फ वक्त बोला ना, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम क्या होगा, मान लीजिए 5 सेकंड, तो आधा टाइम यानी 5 का आधा 2.5 सेकंड में ये कितना, इसकी बुलंदी कितनी होगी। अब ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा सा, और तो इसको मैं आगे समझाता हूँ। तो आपको बेसिकली इधर मैं बोल देता हूँ एच डैश निकालना है। मान लीजिए कि ये जिस्म जो है यहाँ आया, अब आप बोलेंगे सर आधे में आना चाहिए, नहीं, बताता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ऊपर से नीचे ये कुछ फासला उसने तय किया, मान लीजिए एस डैश, तो इस पॉइंट पर इसकी हाइट कौन सी मेजर की, ऊपर से नीचे नहीं, हाइट नीचे से मेजर की जाती है बच्चों, बुलंदी कहाँ से मेजर की जाती है, नीचे से, तो ये एच डैश है, तो ये पता करना है अपने को, क्या पता करना है, एच डैश पता करना है, समझ गया। चलो आगे भी मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ, सिचुएशन आपके सामने यहाँ रखता हूँ, ये फिर से सवाल यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको मैं डेटा वगैरह अच्छे से बता सकूँ। तो सिचुएशन मैं यहाँ रख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है बच्चों, ये रहा बॉल, ठीक है, और ये रहा हमारा फ्लोर, ओके, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, ठीक है, तो इसकी इब्तदाई रफ्तार कितनी होगी बच्चों, 0 होगी, ये नीचे गिरेगा यहाँ पर, तो जस्ट टकराने से पहले इसकी इंतहाई रफ्तार कुछ होगी, वो तो आपको सेकंड बे वाला सवाल पूछा। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 125 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ गए। अच्छा, अब डेटा देखो बच्चों कैसे लिखेंगे हम लोग, इस बात को समझे। मास दे दिया हमने, हाइट लिख दिया, जी लिख दिया, यू जीरो, देखो सवाल में बोला नहीं है, हमको समझ में आ गया, लेकिन यू जीरो होगा, ये सब समझ में आ गया आपको। हाइट को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट देखो, एस कहाँ हो रहा है, ऑब्जेक्ट जिस्म कहाँ गिर रहा है बच्चों, नीचे गिर रहा है, मैंने क्या बोला था, नीचे की तरफ वाई एक्सिस, नीचे की तरफ वाई एक्सिस, तो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, मस्बत या मनफी, तो बोलेंगे मनफी। तो आप एस जब लिखोगे बच्चों, एस इज इक्वल टू हमारा 125 है, तो मैं पहले लिखता हूँ माइनस एच, क्या लिखता हूँ, माइनस एच, तो नेगेटिव हाइट लिखना पड़ेगा, हाइट 125 है, लेकिन नीचे की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट में आप डायरेक्शन भी बता, नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, हटाओ, ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, वाई एक्सिस में नेगेटिव साइड में हो रहा है। टी निकालना है, वी निकालना है, और यहाँ पर H1 लिया हुआ है, तो ठीक है, चलो H1 या H डैश भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। सबसे पहला सवाल है टी निकालना, तो मैं यहाँ पर तीनों इक्वेशन आपके सामने लिखता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप मुझे बताएं बच्चों कि डेटा अगर आप देखें यहाँ पर, तो मुझे पहला सवाल जो वो टी पूछा है, तो टी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, v होना चाहिए, u होना चाहिए, और a होना चाहिए। तो आप देखिए आपके पास क्या, आपके पास सिर्फ u है, 0 है, वो भी आपने पता किया, v हमको नहीं पता, ठीक है, u भी नहीं पता, u 0 है ये पता है, a हमको नहीं, हाँ a की जगह हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, a की जगह लिख सकते हैं -g, मतलब -10, तो चलो ठीक है, ये भी पता है, और t पता करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो जिस फॉर्मूले में 2 अननोन होंगे, कितने, 2 या 2 से ज्यादा, तो वो फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब
पहला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो ये फॉर्मूला तो खत्म। टी पता करना था, बाकी सब पता होना चाहिए, तब जाके ए पता है, यू पता है, वी नहीं पता, तो दो लोग अननोन रहेंगे तो फॉर्मूला यूज नहीं होगा, तो इसको मिटा देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हुआ। अब सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला पता है, एस हमको पता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट के बराबर, जो कि 125 है पता है, यू जीरो है इंटू टी, तो ये जीरो हो जाएगा, हाफ ए की जगह पर माइनस ई, हाँ अब मतलब सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ टी ही अननोन है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क हमको क्या टी है ना, ये वाला तो यूज कर ही नहीं सकते, इसमें टी है ही नहीं, थर्ड वाले में यूज कर ही नहीं सकते, इसमें टी नहीं है तो हमको तो टी पता करना है, तो इस तरीके से हमने डिसाइड किया कि अब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या लिखोगे हल में, पहली मसावा ये सॉरी दूसरी हरकत की मसावात का इस्तेमाल करके, उसकी रूह से या इस्तेमाल करके, ऐसे करके बोल सकते हैं के मुताबिक, एस का ये फॉर्मूला लिख दिया बच्चों। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे हम। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, देखो एस हमने कितना बोला, एस माइनस एच होता है, तो एस की जगह माइनस एच, यू की वैल्यू जीरो, जीरो इंटू टी, इसकी कहानी खत्म, प्लस हाफ ए मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस जी, है ना, और माइनस 10 भी लिख सकते हैं आप डायरेक्टली, ओके, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, देखो ये इसकी कहानी खत्म, ये खत्म, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मुझे एच पता है 125 है, जी की वैल्यू पता है 10 है, टी स्क्वायर टी पता करना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, फॉर्मूला बना लेते हैं, पहले ये टू यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इसको वहाँ भेजिए, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, तो उधर पे टी स्क्वायर रखो, जी को नीचे भेजो, ये आ गया, और स्क्वायर को अगर यहाँ भेजता हूँ, स्क्वायर यहाँ भेजता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, रूट हो जाएगा, समझ गया, तो टी का फॉर्मूला क्या बन गया फाइनली, रूट 2h बाय जी, ये फॉर्मूला बन गया, रूट 2h बाय जी, है ना, आप डायरेक्ट नंबर रख के सॉल्व भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2 देखो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है बच्चों, h 125 है बराबर, और g कितना है 10 है, चलो बहुत आसानी से सॉल्व होगा, देखो 125 दूनी कितना होता है 250 बटे 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, रूट 25 सॉल्व करके कितना आएगा बच्चों 5, तो 25 का जज़रुल मुरब्बा क्या आता है 5 आता है, तो 5 सेकेंड, क्लियर है बात, तो बहुत ही आसानी से ये टी निकल गया, और आपको कोई भी ऐसा एक निकालने के लिए टी निकालने के आएगा, समटाइम बी निकालने को पूछेगा, ठीक है, उसके हिसाब से ही आपको चीजें दी हुई होंगी, ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर हमने क्या सॉल्व कर लिया, अभी पहला हल हो गया, उसके बाद दूसरा करते हैं, दूसरे में देखते हैं, ठीक है, दूसरे में जरा देखें क्या पूछ रहा है भाई, दूसरे में हमको पूछा है इंतहाई रफ्तार, क्या पूछा है बच्चों, इंतहाई रफ्तार पूछा, ये पूछा है, जमीन पर पहुंचने वक्त की रफ्तार, यानी ये वी पता करना है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, वी, अब वी करना है, तो चलो देखते हैं, अब मैं फिर से 3 इक्वेशन लिखूंगा बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखता हूँ, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखता हूँ। अब आप मुझे बताओ इसमें v कौन कौन से फॉर्मूले में है, इसमें है और इसमें है, तो आप इस्तेमाल कौन सा किया जाए, जिसमें अपने को डेटा सारे पता हो, ठीक है, उसको रख के सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगर पहला वाला देखें तो मुझे v पता करना है, u 0 है, a की वैल्यू -10 है, और t अभी अभी हमने पता किया है 5 सेकेंड, तो सारी चीज पता है, v पता करना है, तो ये वाला तो इस्तेमाल हो जाएगा। अब बोले सर लास्ट वाला भी तो कर सकते हैं, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू पता है, a -10 और डिस्प्लेसमेंट 125, लेकिन इन दोनों के मुकाबले में ये वाला ज्यादा आसान है, इसके अंदर स्क्वायर भी तो है, समझ आ रही बात, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, समझ आ रही बात, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर, खैर आसान वाला हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अब मैं देखो इस फॉर्मूले को किस तरीके से लिख रहा हूँ, इस बात को समझिए, ठीक है, आप चाहें तो इधर माइनस नहीं भी लिखते तब भी चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, v को मजबूत लाने के लिए मैंने ऐसे किया, वैसे
ऐसे नहीं भी करोगे तो चलेगा, v पता करना है ना, उधर पे साइन मत लगाओ। देखो v इज इक्वल टू मेरे पास u प्लस 80 ये दिया हुआ है, ठीक है। और u तो है 0 प्लस a क्या है -10, और ये t हमारा कितना आया था 5, तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 दाम 50, तो -50 मीटर पर सेकेंड आया। आप बोलेंगे सर v माइनस में क्यों आया, ऐसा अटपटा सा अलग से नहीं लग रहा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बच्चों, बॉल कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो अगर या जो गेंद है आपकी, तो इस पॉइंट पर रफ्तार की जो सिमत होगी वो किधर होगी, नीचे की तरफ होगी। तो नीचे की तरफ रहता है तो मैंने क्या बोला था, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ क्या होता है, वाई एक्सिस में मनफी होता है ना, तो इसलिए वो मनफी आया, मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है, उसकी सिमत बता रहा है कि बॉल की जो डायरेक्शन है वो किधर है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो वो सिर्फ सिमत बता रहा है, तो माइनस साइन यहाँ पर आ गया, कोई मैटर नहीं करता बच्चों, ठीक है, माइनस साइन रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्शन बता रहा है नीचे की तरफ। अब आधा टाइम, सबसे पहले तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। थर्ड क्या बोलते हैं, निस्फ वक्त में, आधे वक्त के बाद इसकी बुलंदी पता करना है, यानी h1 यहाँ पर बोला गया है, आप h डैश भी बोल सकते हैं। खैर मैं h डैश लेके सॉल्व करता हूँ, चलो। निस्फ वक्त के बाद इसकी बुलंदी, निस्फ वक्त यानी आधा वक्त। देखो पूरा वक्त कितना है 5 सेकंड, नीचे से ऊपर जाने के लिए टाइम कितना आया बच्चों 5 सेकंड आया, तो उसका आधा कितना होगा, तो जाहिर सी बात है भाई 2.5 सेकंड होगा। तो 5/2 हाफ टाइम टी डैश बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया बच्चों उसको, टी डैश, जो कि 5/5/2 2.5 सेकंड आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। मैं आपको पूरा सिचुएशन बताता हूँ, देखो यहीं पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ। यहाँ ऊपर से नीचे आते वक्त टोटल टाइम लगा बच्चों 5 सेकंड, ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगा 5 सेकंड, उसका आधा कितना होता है 2.5 सेकंड। तो अब ये 2.5 सेकंड में आधे फासले पर नहीं करेगा, क्योंकि शुरुआत में इसकी रफ्तार क्या थी, बहुत कम थी। धीमे धीमे इसकी स्पीड क्या हुई, इसकी रफ्तार क्या हुई बच्चों, बढ़ी, फिर ठीक है, तो बढ़ रही है इसकी रफ्तार, क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, बढ़ते 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 बढ़ते, तो आधे टाइम में ये कम फासला तय करेगा, आधे टाइम में ये कम, आधा नहीं तय करेगा। फिर उसके बाद आधे टाइम के बाद इसकी स्पीड और ज्यादा होगी, तो ज्यादा फासला तय करेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, आधे पे नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखें, फील करो ना उसको थोड़ा सा। 5 सेकंड शुरुआत में जब 0 सेकंड था, मतलब टाइम जब नहीं था, तो ये इसकी स्पीड 0 थी, जैसे छोड़ दिया आपने टाइम बढ़ रहा है, और ये इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है। तो 2.5 सेकंड में ये आधा फासला नहीं, आधे से कम करेगा, क्योंकि स्पीड शुरुआत में क्या है, कम है, जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी ये ज्यादा फासला तय करेगा, कम टाइम में ज्यादा फासला तय करेगा। तो अगले आधे सेकंड में, यानी आधे 5 सेकंड का 2.5 सेकंड में, अगले 2.5 सेकंड में ज्यादा फासला तय करेगा, तो होगा किधर, इधर होगा। मान लीजिए यहां से यहां टाइम कितना लगा बच्चों, आधा टाइम लगा 2.5 सेकंड, तो आधा सेकंड 2.5 सेकंड मतलब आधा फासला नहीं होगा, समझ में आ रही बात, आधे से कम करना है। तो आपको इसकी बुलंदी पूछा है, मतलब ये हाइट पूछा है बच्चों, इसको मैं h डैश बोल देता हूँ। पूरी हाइट कितनी है वहां से वहां तक, पूरी 125 मीटर है, कितनी है 125 मीटर। अब अगर आपने ये पता कर लिया कि ये कितना है, तो इसको मैं एस डैश बोल देता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे आया कितने टाइम में, 2.5 सेकंड में, तो इसने फासला तय किया एस डैश। अगर आपको ये पता चल जाता है, तो आप क्या करते हैं, पूरे 125 में से अगर आप ये इतना हिस्सा निकाल दोगे, तो ये बचा कुचा मिलेगा कि नहीं। तो एच डैश कैसे मिलेगा आपको, एच में से पूरी बुलंदी कितनी थी, और एस डैश ये पता करेंगे हम ये डायरेक्ट ये नहीं पता कर सकते। तो एच माइनस एस डैश जब करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तब जाके ये हाइट मिलेगा, और ये पूछा है आपने को, ना कि ये, लेकिन निकलेगा यही। अब आगे सुनो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन हाफ टाइम इज गिवन बाय, आधे टाइम में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी, देखो यहाँ पर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन टाइम कौन सा लोगे, डैश, आधा टाइम लेना है, डैश मतलब वो दूसरा टाइम है, पूरा टाइम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर वाला, इसको एस डैश बोल दिया, इज इक्वल टू यू टी डैश प्लस हाफ एटी डैश का स्क्वायर। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, एस डैश ऐसी रहेगा, यू की वैल्यू 0 इंटू ये 2.5, फिर 0 ही हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, ए की वैल्यू -10, 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं सुनो, प्लस माइनस माइनस है ना, ठीक है। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आपका एक्चुअल में ये माइनस में आएगा, क्या में आएगा बच्चों, माइनस में आएगा, क्यों माइनस में, ये माइनस है ना,
2.5 का स्क्वायर जो है आपका ये हो जाएगा 6.25, है ना, और इंटू 10 और ये हाफ है, बराबर। तो अब ये कैसे करेंगे बच्चों, देखो 10 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ उसको तो ये हो जाएगा 62.5, और ये अब इसको काट लो, 2 एक का 2, 2 तिया 6, 2 एक का 2, उसके बाद पॉइंट लगेगा, 2 दूनी 4, एक बचा, जीरो लगाया, 2 पंजे 10, तो 31.25, लेकिन ये नेगेटिव होगा, कहीं में आएगा नेगेटिव। अब वो बोलेंगे सर नेगेटिव क्यों आया भाई, अरे भाई ऑब्जेक्ट जिस्म कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे नेगेटिव नीचे। खैर नेगेटिव आपको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, नेगेटिव क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन बता रहा है, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, एच डैश जब आप कैलकुलेट करोगे, एच डैश का क्या फॉर्मूला है, एच माइनस एच डैश, ठीक है। तो एच कितना है, टोटल बुलंदी कितनी है 125, 125 में से जब इतना निकालोगे आप तब तो ये मिलेगा, तो माइनस आपको एस डैश करना है, इस बात को ध्यान रखें। एस डैश जो नेगेटिव आया है वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, समझ आ रही बात। तो जब आप एस डैश की जगह ये वैल्यू रखोगे तो ये ध्यान रखना कि माइनस के साथ आपको पुट नहीं करना है, नहीं तो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा बच्चों, समझ आ रही बात क्या नहीं। तो आपको लॉजिकली भी तो ध्यान रखो कि क्या चीज है, जब ये पूरे में से ये ऊपर वाला निकालोगे तब तो ये मिलेगा ना उसके नीचे से हाइट कितनी है, तो ये 31.25 जब माइनस करोगे बच्चों तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 93.75। अब आप बोलेंगे सर ये माइनस में दिक्कत आ रही है, देखो माइनस में भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक्स अगर आप देखोगे तो बहुत आसान है, 125 में से माइनस करना है 31.25। अब देखो मैंने ऐसे क्यों लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है, 125 मतलब 125 पॉइंट कुछ नहीं है तो 00 है, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए ऐड सब्ट्रैक्ट करते वक्त। तो देखिएगा अभी 0 - 5 नहीं होता तो बाजू से लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 9 और ये 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 3 गया 9, तो 93.75 मीटर ये आपके जिस्म की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी नीचे से बोलेंगे। तो इस तरीके से ये डन हो गया, क्लियर बच्चों, आगे बढ़ा जाए। चलो अब पेज नंबर 12 पर आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स हैं, ये टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले, और अनसॉल्व वाले भी कर लेना बच्चों, ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें हैं वो हो जाएगा। मिसाल दो, एक एक टेनिस की गेंद और ऊपर फेंकने पर वो 4.05 मीटर बुलंदी पर पहुंचकर नीचे आती है, मतलब आपने नीचे से ऊपर फेंका है, अब की बार क्या हुआ बच्चों, एक टेनिस की गेंद को ऊपर फेंका है, ऊपर से छोड़ा नहीं है, ऊपर फेंका है, तो नीचे से फेंका, तो कितनी बुलंदी पर पहुंचा वो, ये आपकी बुलंदी बोल दिया तो एच हो गया, इतनी बुलंदी पर पहुंच कर नीचे आती, तो ऊपर गई उसके बाद वो किधर आएगी, जाहिर सी बात है भाई, कोई मिल गया, फुटबॉल थोड़ी है कि वो ऋतिक रोशन ने लात मारा जाते ही गया, चलते ही जाते ही जा रहा है, समझ आ रहा है। तो आप जब कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आएगी, पहुंच कर नीचे आती है, इसकी इब्तदाई रफ्तार कितनी थी, तो आपको इब्तदाई मतलब आपको यू पूछ रहा है बच्चों, मतलब नीचे से जब उसको फेंके थे तो यू कितना था, नीचे आने के लिए इसे कुल कितना वक्त दरकार, देखो जब भी कुल बात करेगा इस बात को समझिएगा कि नीचे से ऊपर जाने का टाइम और फिर ऊपर से नीचे वाला टाइम दोनों मिलाकर पूछ रहा है आपको, जाने और आने का दोनों का वक्त आपको पूछ रहा है, इस बात को समझिएगा, कुल वक्त जब आपको पूछता है कुल कितना वक्त दरकार होगा, तो जी की कीमत जो है वो कितनी, ये लेना है, ये तो हमको पता ही है ऑलरेडी। चलो अब समझ में आ रही बात, अब अगले इस पे पेज पर जाते हैं बच्चों। अब क्या करते हैं, ये सवाल आपके सामने फिर से मैंने रख दिया, अब यहाँ ध्यान दीजिए, एच आपको दे दिया गया बच्चों और नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं आप, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, एच के बराबर होगा प्लस, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ तो मजबूत होगा ना, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस ऊपर की तरफ क्या होता है मजबूत, तो मैंने यहाँ पर एच जो है वो प्लस एच रहेगा, माइनस एच नहीं रहेगा, समझ आ रही बात, ओके। फिर वी 0 रहेगी, अब इस ये सिचुएशन देखो मैं यहाँ बनाता हूँ आपको, ये फ्लोर है, आप जो है बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर इब्तदाई रफ्तार हमको नहीं पता, लेकिन आपको मालूम है सिचुएशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये किसी हाइट पर जाकर, ठीक है, वहां रुकेगा फिर लौटेगा ना, तो रुक गया तो उसकी फाइनल रफ्तार क्या होगी, 0 होगी, आपको पता होना चाहिए, सवाल में बोलेगा नहीं,
इसकी हाइट कितनी है बच्चों? हाइट आपको बोल रहा है 4.05। कितनी बोल रहा है? 4.05 मीटर। ठीक है, तो यही मेरा कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। और क्योंकि ऊपर की तरफ हो रहा है तो ये प्लस ही रहेगा, मजबूत रहेगा, 4.05 मीटर। ठीक है, इसकी इब्तदाई रफ्तार कितनी होगी यू पता करना है, और नीचे आने के लिए कुल दरकार वक्त, मतलब ऊपर जाने और फिर ऊपर से नीचे आने, टोटल टाइम, जाने और आने का टाइम। तो आप कोई भी एक टाइम निकाल लो, जाने का टाइम निकाल लो, उसका डबल कर लो। जाने के लिए जितना टाइम लगेगा आने के लिए भी उतना ही टाइम लगता है। अगर एयर रेजिस्टेंस, हवा की जो मज़ाहिमत है उसको निगलेक्ट कर दिया जाए तो जाने आने का जो टाइम है वो सिमिलर रहता है। ठीक है बच्चों, चलो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्यूशन अच्छे से कर लें। सॉल्यूशन देखिए ज़रा। अब इसमें भी आप बोलेंगे सर तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन लिख कर देखें कौन सा इस्तेमाल होगा। सबसे पहले तो आपने को इब्तदाई रफ्तार पता करना है, यानी यू पता करना है। तो मैं चलो तीनों इक्वेशन लिखता हूँ बच्चों डेटा के हिसाब से। v इज इक्वल टू वॉट? यू प्लस ए टी, है ना। तो मुझे पता करना है u, तो इसमें u तो है, दिखाई दे रहा है। क्या v पता है? हाँ, v 0 है। a पता है, लेकिन इसमें t नहीं पता। देखो इसके अंदर कितनी चीज़ अननोन है, इस बात को समझें, जो आपको मालूम नहीं है। तो हमको क्या नहीं पता? हमको यू क्वेश्चन मार्क है, और वी तो चलो 0 है, और टी हमारे पास अननोन। देखो मुझे यू पता करना है, ये तो सवाल ही है, और टी मुझे नहीं पता जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो ये इक्वेशन लगाना बेकार है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद एस का फॉर्मूला लगाते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो मुझे यू पता करना है और इसमें टी भी मुझे नहीं पता, तो दो अननोन हो गए, तो इसको भी लगाना बेकार होगा आपके लिए, सॉल्व नहीं होगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अगर लिखते हैं बच्चों, तो v तो 0 है, u पता करना है। ठीक है, a 10 दिया गया आपको, -10 हो जाएगा, माइनस जी होता है। s भी आपको पता है 4.05, मतलब इसमें सारी चीज़ पता है आपको u को छोड़कर, और u तो क्वेश्चन मार्क ही है ना। तो ये तीसरा वाला इस्तेमाल होगा, इस बात को समझिए। तो यूजिंग थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, तो आप बोलेंगे तीसरी हरकत की मसावत के मुताबिक वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन यूज करोगे, वी की जगह पर कितना रखोगे? 0। ये कैसे पता हुआ? आपको मैंने सिचुएशन बताया है। यू ऐसी रहेगा, 2a की जगह लिखोगे -10, और s की वैल्यू 4.05। तो आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, यू स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, अब अगर आप 2 इंटू 4.05 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 पॉइंट जाएगा, 2, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंजे 10, हासिल है 2 1 2 0 0 1, और 2 चौका 8, यानी 8.1। 8.1, और जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 81। 8.1 इंटू 10, तो पॉइंट एक आगे चला जाएगा, तो 81 हो जाएगा। -81 उधर जाएगा तो क्या होगा? -81 इधर आया, +81 हो जाएगा। यू स्क्वायर, स्क्वायर अगर इसका जज़र मुरब्बा करेंगे बच्चों आप, ठीक है, तो √81 इज इक्वल टू यू। √81 क्या होता है? 9 होता है। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 9 मीटर पर सेकेंड हो गई। समझ गया? तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि ये जो शुरुआत में रफ्तार है वो कितनी होगी? 9 मीटर पर सेकेंड होगी। ये मिल गया सॉल्व। तो पहला सवाल हल हो गया। अब अपने को जाने आने का टाइम निकालना है, तो पहले जाने का टाइम निकाल लेते हैं। अब देखो इन तीनों मसावात में अगर आप गौर से देखें बच्चों, ठीक है, अब देखें तो मुझे क्या पता हो गया? यू पता हो गया। तो अब सुनो, पहला वाला मसावात, बी तो 0 है, यू अभी अभी पता किया ना, ताज़ा ताज़ा, कितना आया? 9 आया, और ए की वैल्यू तो माइनस, तो ये भी, ये मुझे पता हो गया, ये पता है, ए भी पता है। अब टी सिर्फ पता करना है। यहाँ पे देखो अब ए की अननोन है, तो ये वाला इस्तेमाल हो जाएगा बच्चों। तो अब हमने पहली मसावात का इस्तेमाल किया, यू पता होने के बाद पहला वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं टी निकालने के लिए। तो देखिए बी की वैल्यू 0 है, यू 9 अभी निकाला हुआ है, ए -10, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? उसको सॉल्व करते हैं। -10t उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +10t, और इधर पे कितना बचेगा? 9 बचेगा। ये 10 इसके साथ ज़रब कर रहा है, उधर भेजेंगे तो ये तकसीम करेगा, तो 9/10, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 0.9। तो ये सेकंड। ये कौन सा टाइम है बच्चों? नीचे से ऊपर जाने का टाइम। फिर ऊपर से नीचे आने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा, तो आप इसको डबल कर दो। तो जो टोटल टाइम आएगा, कुल वक्त, आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? कुल वक्त लिख सकते हैं। क्या लिखोगे भाई? कुल वक्त। कुल वक्त बराबर 2 ज़रब जाने का टाइम। तो जाने का टाइम कितना है? 0.9। तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 9 18, राइट से एक के बाद पॉइंट। समझ में आ रही बात?
तो 2 इंटू 0.9 करेंगे तो 2 9 18 होता है। यहाँ पर पॉइंट राइट से 1 के बाद है तो आंसर में भी राइट से 1 के बाद पॉइंट आएगा, तो 1.8 सेकेंड आ गया। तो यहाँ पर बच्चों ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। समझ आ रही है क्या बात? बहुत ही बढ़िया से हो गया ये आपका न्यूमेरिकल। अब इसके बाद क्या करा जाएगा, नेक्स्ट एक टेबल करते हैं और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हो गई। ठीक है, मैं आपको कुछ और नंबर्स बताता हूँ जिसपे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। अब देखो ये एक टेबल कर लीजिएगा, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने का पूरा पूरा चांस है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमियत, इसको आपको टेबल मैच करना है, ये आपने किया भी होगा प्रैक्टिस। कमियत क्या है, ये मास है ना, बराबर। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मास बोलते हैं। कमियत जो आप किलोग्राम में निकालते हैं किसी भी जिस्म का, ठीक है, वो क्या होता है, कमियत होती है। जैसे आप कितने किलो के हैं, मान लीजिए आप 50 किलो के हैं, 40 किलो के, 20 किलो के, ठीक है, तो किलोग्राम में होता है। ये कमियत काय में होता है बच्चों, किलोग्राम में। तो ये जोड़ी लग गई इसकी, तो कमियत के सामने क्या लिखा जाएगा, केजी लिखा जाएगा। और एक चीज, जो कमियत होता है ना, ये जमूद की पैमाइश है, ठीक है। अब जमूद क्या होता है इसको समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए ये जोड़ी है, मतलब कमियत किलोग्राम में और कमियत है क्या, तो ये जमूद की पैमाइश है। अब जमूद क्या है इस बात को समझिए। जमूद ये एक तरीके की अपोजिंग प्रॉपर्टी है, एक खासियत है, जो जिस जिस्म का जितना ज्यादा कमियत होगा उसकी जमूद की खासियत उतनी होगी। जमूद क्या है बच्चों, जैसे मान लेते हैं एक मोटू को, ठीक है, एक जो है वो मोटू ऐसे टांग पसार के बैठा हुआ है, बराबर, और उसके बरक से एक पतला सा दुबला सा लड़का है, ठीक है, एक पतलू। अब अगर आपको इसको हटाना है अपनी जगह से, ठीक है, फोर्स लगाया, आपको इसको हटाना है और इसको हटाना है, तो आप मुझे बताओ कि किसको अपनी जगह से हटाना। वो दोनों आराम कर रहे हैं, रेस्ट पर है, साकिन हालत में। अब उसको हरकत में लेकर आना है ताकि कुछ बरकत हो। तो आप जब इसको हटाने जाते हैं दोनों को, ठीक है, दोनों को आप ऑब्जर्व करते हैं, तो आप बताओ किसमें ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको, इस मोटू को हिलाने में या इस छोटू को या पतलू को। मोटू पतलू की कहानी बता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मोटू को आप जो है वो हिलाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा था। तो इसके पास रोकने की जो जमूद की पैमाइश क्या है, ये रोकने की पैमाइश है। अब कौन से रोकने की, मतलब ये साकिन हालत में है, तो ये साकिन हालत में ही रहना चाहता है, ये हरकत में नहीं आना चाहता। समझ आ रहा है? तो उसकी वो खासियत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जिसकी कमियत ज्यादा है उसकी जमूद की खासियत क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए आप इसको नहीं हिला पा रहे। अच्छा, अब मैं दूसरा सिचुएशन लेता हूं। अब ये जो मोटू है ना, ये बच्चों भागते हुए आ रहा है आपकी तरफ, ये देखो, ठीक है, ये ऐसे भागते हुए आ रहा है और इसको आपको रोकना है, ठीक है। सेम सिचुएशन, दोनों रुके हुए थे, अब ये जो दोनों है ना, दोनों वो भागते हुए आ रहे हैं बच्चों। समझ आ रहा है? ये भी भागते हुए आ रहा है। अब इसको आपको रोकना है। अब किसको रोकना ज्यादा मुश्किल होगा, किसको रोकना, मोटू को या पतलू को? तो जाहिर सी बात है अब की बार भी मोटू को रोकना क्या होगा, ज्यादा मुश्किल होगा, बराबर। क्यों, उसकी कमियत ज्यादा है, अब वो हरकत में है और आप चाहते हैं कि उसको रोक लें। उसको अगर आप साकिन हालत में करना चाहते हैं अब, तो अब वो नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रोक पाएंगे आप उसको, क्योंकि मतलब आप रोकना भी चाहेंगे तो आपको कुचलते हुए चटनी बनाते हुए आगे चला जाएगा, बराबर ना। तो यानी इसकी कमियत ज्यादा होने की वजह से इसके पास कौन सी खासियत ज्यादा हो गई, जमूद की पैमाइश ज्यादा हो गई। जिसकी कमियत ज्यादा उसकी जमूद की पैमाइश ज्यादा, ठीक है। मतलब साकिन में है तो साकिन में रहना चाहेगा, अगर वो हरकत में है तो वो हरकत में रहना चाहेगा, वो अपने स्टेट को चेंज करना पसंद नहीं करेगा। तो जिसकी कमियत ज्यादा उसकी जमूद की पैमाइश ज्यादा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहे रोकने से हटाने की बात हो, चाहे वो मोशन में होगा, हरकत में है और उसको रोकने की बात हो, दोनों ही में मोटू के साथ मुश्किल होगी, पतलू के साथ कोई मुश्किल नहीं होगी। इसका कमियत कम है तो आप इसको आसानी से हटा भी सकते हो, वो भाग रहा है तो उसको आसानी से रोक भी सकते हो। समझ आ रही बात? तो ये होता है जमूद की पैमाइश, याद रखिए। तो कमियत क्या है, एक जमूद की पैमाइश है। वजन, वजन क्या है बच्चों,
वजन वजन एक तरीके की आपकी कुवत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फोर्स है, वजन क्या है, एक तरीके का फोर्स है। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया था आपको, बराबर ना। तो फोर्स की जो इकाई है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। और वजन आपका ये आप यहां लिख सकते हैं, मरकज के करीब सिफर होता है। आप क्या लिखो, वैसे इसके दो ऑप्शन भी सही है, मरकज के करीब ये भी है और बुलंदी पर मुनसिर भी करता है ऐसे, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अभी यही लिखना है। तो वजन की इकाई क्या है, न्यूटन, और मरकज के करीब क्या होता है, ये सिफर होता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। वजन का जो जाब्ता है ना बच्चों, वो है mg। क्या है, mg। तो भले ही आपकी कमियत कुछ हो, मान लो आप 80 kg को, लेकिन जो जी होता है ना, जमीन के जब आप कहाँ जाएंगे, सेंटर पर, तो वहां जी की वैल्यू क्या होती है, सिफर होती है। तो जी की वैल्यू जब सिफर होती है तो 80 ज़रब जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपका जो वजन होगा वो जमीन के सेंटर पर, मरकज पर आपका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। ओके, चलो ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं शकली असरा। शकली असरा कौन है भाई, ये स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, शकली असरा बोलते हैं। स्मॉल जी ये बेसिकली असरा ही है एक तरीके का। अब मैंने आपको असरा, देखो ए की जगह हम लोग माइनस जी लिख रहे थे ना, तो ए का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, समझ आ रही बात, मतलब मुस्तकिल नहीं रहेगी। ये जी की वैल्यू जो है, जी की वैल्यू का भी एक स्टेटमेंट याद रख लीजिए आप। जब जमीन की सतह से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू यानी शकली असरा कम होता है, और जमीन की सतह से नीचे जाने पर भी कम होता है, और सतह पर मैक्सिमम होता है। ऐसे याद रखिए आप, जमीन की सतह से ऊपर जाने पर, जमीन की सतह से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। नीचे जाने पर भी क्या होती है, कम होती है। और सतह पर मैक्सिमम होती है। ठीक है। और क्या नाम है, जमीन के अगर आप मरकज पे बात करें तो मरकज पर क्या होती है, सिफर होती है। तो ये बुलंदी पर मुनसर करता है, मतलब आप कहाँ हैं, कहाँ कितनी बुलंदी पर जा रहे हैं। तो शकली असरा की इकाई तो क्या हो जाएगी बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये बुलंदी पर मुनसर करता है। समझ आ रहा है। शकली मुस्तकिल यानी ये कैपिटल जी की बात चल रही है बच्चों। शकली मुस्तकिल क्या है, कायनाती शकली मुस्तकिल। कायनाती शकली मुस्तकिल यानी कैपिटल जी। मैंने आपको अभी बताया था, कैपिटल जी की वैल्यू आप यूनिट के साथ याद रखो बच्चों। तो 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। तो देखो यूनिट के साथ में याद किया तो आपको यूनिट भी याद हो गया कि शकली मुस्तकिल की यूनिट क्या होगी, इकाई क्या होगी भाई, ये होगी। और ये तो कांस्टेंट होता है, सारी सारी कायनात में यकसा होता है, ये सेम होता है, तो इसका सामने ही रहेगा। सारी कायनात में ये क्या होता है बच्चों, सेम होता है। ठीक है। ये किसी भी दो जिस्म के बीच में आप बात कर रहे हैं तो कैपिटल जी कोई भी कायनाती, कायनाती मुस्तकिल है ना, पूरी कायनात के लिए मुस्तकिल है, तो सारी कायनात में यकसा होता है, कभी बदलता नहीं है। तो मुस्तकिल है यानी, मुस्तकिल इसको बोलते हैं जो बदले ना। मुस्तकिल किसको बोलते हैं बच्चों, जो कभी बदले ना। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका अगला चैप्टर शुरू करेंगे